नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी के एमसीक्यू जो है वहाँ पे विद रैशनल सॉल्व किए थे। आज हम हेमरॉइड्स और अपेंडेक्टमी ये दो टॉपिक हमारे इन क्वेश्चंस के रहेंगे और उनके जो है क्वेश्चंस हम विद रैशनल सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हेमरॉइड में से A 36-year-old female client has been diagnosed with hemorrhoids. Which of the following factors in the client's history would most likely be a primary cause of her hemorrhoid? पहला लाइन उसका डिटेल है, सेकंड लाइन पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले लाइन में क्या डिटेल मिली हमें? एज की डिटेल मिली। लेडी का एज 36 ईयर है और फीमेल है, ये हमें हिस्ट्री में पता चला, और हेमरॉइड उसको हो रखा है, ये हिस्ट्री है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग फैक्टर, कुछ जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उनमें क्लाइंट की हिस्ट्री जो है वो लाइकली कोज कर रही है, प्राइमरी कोज बन रही है कि उसको हेमरॉइड हुआ है। पहला है उसकी उम्र, 36 ईयर उसकी एज है, और जिसको 36 ईयर एज होती है उसको हेमरॉइड हो जाता है, ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है। सेकंड है 3 वेजाइनल डिलीवरी प्रेगनेंसी, उसके 3 वेजाइनल डिलीवरी प्रेगनेंसी हुई है, उसकी वजह से हेमरॉइड हुआ है। अगला है हर जॉब एज ए स्कूल टीचर, वो स्कूल टीचर है, इसकी वजह से हेमरॉइड हुआ है। और वेरिकोसाइट्स इन हर लेग, उसके लेग में वेरिकोज है इसलिए हेमरॉइड हुआ है। विच इज द करेक्ट वन? वेरिकोज जो होती है वो लेग के अंदर लोकल बैलूनिंग हो जाती है वेंस की, उनको वेरिकोज कहते हैं। और हेमरॉइड जो होता है वो रेक्टम वाले एरिया में वेंस की बैलूनिंग होना हेमरॉइड कहलाता है। व्हाट इज द आंसर? स्लाइट कंफ्यूजन बिटवीन बी एंड डी आई थिंक। देखिएगा यहाँ पे आंसर जो रहेगा इस क्वेश्चन का वो है कि हेमोरॉइड जो है वो ज्यादातर एसोसिएट किस चीज के साथ में रहता है? वो जब लंबे समय तक कहीं भी बैठने का काम हो या खड़े रहने का काम हो, प्रोलॉन्ग सिटिंग और प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग जो है वो हेमोरॉइड का कारण बनता है। दूसरा वो जिनमें पोर्टल हाइपरटेंशन हो। तीसरा वो जिनमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो। और चौथा वो जिसमें प्रोलॉन्ग इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिले। और इन चार ऑप्शन में एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें लंबे समय तक इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, और वो कंडीशन है 3 वेजाइनल डिलीवरी प्रेगनेंसी। वो लेडी जिसको प्रेगनेंसी होती है उसका एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा रहता है, और डिलीवरी के समय वेजाइनल स्ट्रेन ज्यादा होता है, उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगता है, और उसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन एक और इश्यू है, उसकी वजह से जो है हेमरोइड और पाइल्स बनते हैं वहां पे। तो यहाँ पे आंसर रहेगा बी। उम्र 36 ईयर एज यहाँ पे दी हुई है, तो उम्र और जॉब जो कि स्कूल टीचर है, इनके एमरॉइड होने का कोई संबंध नहीं है, और वेरिकोज जिनको होती है उनको एमरॉइड हो ये जरूरी नहीं है। तो ए सी और डी जो है वो गलत आंसर है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच पोजीशन वुड बी आइडियल फॉर द क्लाइंट इन द अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर हेमरॉइडेक्टमी? हेमरॉइडेक्टमी किसी मरीज का किया, जिन मरीज को हेमरॉइड की प्रॉब्लम हो गई, जैसे वो लेडी है उसको हो गई, तो इसका इलाज है हेमरॉइडेक्टमी। अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पोजीशन यहाँ पे पूछा है क्या रहना चाहिए? हाई फाउलर, सुपाइन, साइड लाइन, टेंडलबर्ग पोजीशन। क्या पोजीशन रहना चाहिए हेमरोइड वाले मरीज में पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में? हाई फाउलर, सुपाइन, साइड लाइन और टेंडलबर्ग। वेरी गुड। मैक्सिमम पीपल सेइंग करेक्ट आंसर, इट्स साइड लाइन। कैसा पोजीशन होना चाहिए? साइड लाइन, है ना। पोस्ट पोजीशन जो है अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हमें साइड लाइन इसलिए देते हैं क्योंकि इससे ऑपरेटिव साइड पे स्ट्रेस और प्रेशर जो है उसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो या तो आप साइडलाइन पोजीशन दे दो, या मरीज को कौन सा पोजीशन दे सकते हो? प्रोन, ये भी एक अच्छा आंसर है, लेकिन प्रोन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो प्रोन और साइडलाइन पोजीशन जो है वहां पे दिया जाता है कंफर्ट देने के लिए। आई फाउलर और सुपाइन पोजीशन जो है उससे वहां पे प्रेशर बढ़ेगा ज्यादा ऑपरेटिव साइड के ऊपर, इसलिए रिकमेंडेड नहीं है। और ट्रिलनबर्ग पोजीशन देने का कोई कोई वहां पे उद्देश्य नहीं है, इसलिए ए बी और डी जो है वो गलत आंसर है। सी बिल्कुल सही आंसर है, साइड लाइन। इसके अलावा एक आंसर और बन सकता है, प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट है हमेशा की तरह आइडेंटिफाई द इमेज विच इज गिवन बिलो एंड दिस इज द इमेज, व्हाट इट इज? एब्डोमिनल एरिया में कुछ बेल्ट जैसा कुछ लगा है। वन इज नॉन एडेसिव पोर्शन एंड वन इज एडेसिव पोर्शन। व्हाट इट इज? It's known as Montgomery
मोंटगोमरी स्ट्रैप, वेरी गुड, मोंटगोमरी स्ट्रैप, ये मोंटगोमरी स्ट्रैप कहलाते हैं। मोंटगोमरी स्ट्रैप जो होती है वो एडेसिव स्ट्रैप्स होती है, टेप होती है जो फिक्स करती है स्किन के ऊपर, ताकि जो है वहां पे बैंडेज जो है उसको क्या किया जा सके, सिक्योर किया जा सके। तो इसको मोंटगोमरी स्ट्रैप के नाम से जानते हैं, ड्रेसिंग में यूज की जाती है। Next, the nurse instructs the client who has had a hemorrhoidectomy not to use Sid's bath until at least 12 hours post-operative to avoid inducing which of the following complication. हेमरोइडेक्टमी होने के पहले 12 घंटे तक पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में फर्स्ट 12 आवर्स तक उसको सिड्स बाथ नहीं लेना है। हेमरोइडेक्टमी के बाद में नॉर्मली मरीज को सिड्स बाथ देते हैं, लेकिन फर्स्ट 12 आवर में सिड्स बाथ नहीं दिया जाता है। तो सवाल ये है कि सिड्स बाथ क्यों नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता ये बात तो ठीक है, लेकिन क्यों नहीं दिया जाता है और देने से क्या कॉम्प्लिकेशन वहां पे हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है हेमरेज, रेक्टल स्पाज्म, यूरिनरी रिटेंशन और कॉन्स्टिपेशन। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल goes right, it's hemorrhage, very good, it's correct, it's hemorrhage। हॉट बाथ, सिड्स बाथ अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अगर हम दे रहे हैं और हीट का एप्लीकेशन कर रहे हैं पोस्ट ऑपरेटिव साइट पे, तुरंत जब ये जहां भी ऑपरेट हुआ है, तो सर्जिकल साइट से क्या हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा। तो हेमरेज जो है वहां पे एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन के रूप में प्रॉब्लम होगा सिड्स बाथ से। मॉइस्ट हीट जो होती है वो रेक्टल स्पाज्म को मिनिमाइज करती है। बोल मूवमेंट के बाद में अगर मॉइस्ट हीट्स देते हैं तो रेक्टल स्पाज्म कम होते हैं, तो अगर गर्म करेंगे तो रेक्टल स्पाज्म नहीं होंगे, उल्टा कम होंगे नहीं, तो देने से फायदा होता है ये। तो यूरिनरी रिटेंशन जो है वो रिफ्लक्स स्पाज्म की वजह से होता है, और मॉइस्ट हीट से रिफ्लक्स स्पाज्म भी कम होता है। तो रिटेंशन नहीं होता अगर आप मॉइस्ट हीट अप्लाई करते हैं, तो यूरिन जो है ज्यादा लगता है, रिटेंशन नहीं होगा वो। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्स्टिपेशन। तो फ्लूइड का इंटेक और फाइबर का इंटेक जब हम डाइट में ज्यादा करते हैं तो उससे कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट किया जा सकता है, हीट एप्लीकेशन से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, या इसका संबंध कॉन्स्टिपेशन से नहीं है। इसलिए बी, सी और डी यहाँ पे गलत आंसर है। ए हेमरेज जो है वो सही आंसर है, जो कि अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है। Next, the nurse teaches the client who has had rectal surgery the proper timing for SIDS bath. The nurse knows that the client has understood the teaching when the client states that it is important to take a SIDS bath. प्रॉपर टाइमिंग पूछा है, रेक्टल सर्जरी हुई है और सिड्स बाथ मरीज को दे रहे हैं, तो क्या प्रॉपर टाइमिंग है सिड्स बाथ का, ये क्वेश्चन ने पूछा है। व्हाट इज द प्रॉपर टाइमिंग फॉर सिड्स बाथ? फर्स्ट थिंग ईच मॉर्निंग, एज नीडेड फॉर डिस्कम्फर्ट, आफ्टर ए bowel movement और एट बेड टाइम। व्हाट इज द प्रॉपर टाइमिंग फॉर सिड्स बाथ, ये क्वेश्चन ने पूछा है। सुबह उठते ही, जब डिस्कम्फर्ट हो तब, bowel मूवमेंट के बाद में, या बेड टाइम के समय। तो यहां पे जो आंसर जाएगा वो है आफ्टर ईच bowel मूवमेंट। सिर्फ बात कब लेना है, आफ्टर ए bowel मूवमेंट के बाद में। देखिएगा एडिक्वेट क्लीनिंग जो है एनल एरिया की, वो बहुत डिफिकल्ट होती है लेकिन बहुत असेंशियल होती है ना। एम्ब्रॉयडरी सर्जरी के बाद में वो क्लीन करना डिफिकल्ट है लेकिन बहुत नेसेसरी है। रेक्टल सर्जरी के बाद में सिर्ज बात जो है मरीज को हम देते हैं हर बोल मूवमेंट के बाद में, ताकि उसका रेक्टल क्लीनिंग रहे और उसको पेन, क्योंकि ड्यूरिंग बोल मूवमेंट वहां पे पेन होगा, तो उसका पेन जो है वो उससे मिनिमाइज हो जाएगा। बाकी वाले जो टाइम है वो कंफर्ट के हिसाब से मरीज डिटेक्ट करता है दूसरा टाइम तो, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको टाइम पूछे तो हर बोल मूवमेंट के बाद में सिर्ज बात देने से मरीज को फायदा होता है। और वो फायदा क्या है कि बोल मूवमेंट के समय उसको पेन होगा और सिर्ज बात से उसका पेन जो है उसमें रिलीफ मिलेगा। तो इसलिए आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, बेस्ट आंसर वो है सी, आफ्टर ए बोवल मूवमेंट सिर्ज बात शुड बी गिवन। इन ए क्लाइंट विद एक्यूट अपेंडिसाइटिस, तो ये कुछ क्वेश्चन हेमराइडक्टमी और हेमराइड्स से थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑपरेटिव पोजीशन, सिर्ज बात के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, कंसेप्ट याद रखिएगा, आंसर अपना आप लिख के आ जाओगे। एक्यूट अपेंडिसाइटिस किसी मरीज को हुआ है, नर्स वुड एंटिसिपेट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट, क्या इलाज होगा एक्यूट अपेंडिसाइटिस वाली कंडीशन के अंदर, क्या इलाज एंटिसिपेट करेंगे आप। एक मरीज आया है जिसको एक्यूट अपेंडिसाइटिस है
और उसको क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो एंटिसिपेट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है एनिमा लगाएंगे बोल को क्लीन करने के लिए, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे एब्डोमेन के ऊपर, और एनपीओ रखेंगे मरीज को। विच इज द करेक्ट वन? कुछ एक लोगों का आंसर सही है एंड द करेक्ट आंसर इज डी। इट्स डी, डी फॉर डक। प्लेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट ऑन एनपीओ स्टेटस नील पर ओरल, ये मरीज को रखना है। क्यों? क्योंकि अक्यूट अपेंडिसाइटिस में सर्जरी वहां पे की जाएगी, तो सर्जरी के लिए मरीज का एनपीओ होना जरूरी है। एनिमा जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, अपेंडिक्स वाले मरीज को कभी भी क्लीनिंग के लिए एनिमा नहीं लगाते हैं, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से परफोरेशन होने की संभावना है, पेरिटोनाइटिस होने की संभावना है। अपेंडिक्स के दो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, परफोरेशन और पेरिटोनाइटिस। तो एनिमा की वजह से परफोरेशन और पेरिटोनाइटिस हो सकता है, इसलिए अपेंडिक्स वाले, अपेंडिसाइटिस वाले मरीज में एनिमा नहीं लगाना होता है। एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का, जिसका कोई यूज नहीं है अपेंडिसाइटिस के अंदर, जब तक मरीज को परफोरेशन नहीं हो जाए। एनजी ट्यूब का यूज नहीं है, परफोरेशन होने के बाद में उसको लगाना होता है। एक ऑप्शन दिया हुआ है कि वहां पे हीट का एप्लीकेशन करेंगे एब्डोमेन के ऊपर, तो हीट जो होती है वो परफोरेशन करवा देगी, नहीं होगा तो भी। तो टू प्रिवेंट परफोरेशन, टू प्रिवेंट जो है परफोरेशन, एनिमा नहीं लगाना है, हीट अप्लाई नहीं करना है, और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का रोल नहीं है जब तक कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाता। अपेंडिसाइटिस में कोई रोल नहीं है, इसलिए ए बी सी रॉन्ग है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मरीज को एनपीओ रखना होता है, कई बार पूछा हुआ सवाल है, तो कंसेप्ट याद रखिएगा। Again, identify the image which is given below and this is the image, what it is, क्या है ये इमेज को ढंग से देखिएगा। ये बोवल है, बोवल से ये कुछ निकला हुआ चीज है फिंगर की तरह, और यहाँ पे स्टिच लगाए जा रहे हैं ताकि इसको कट करके हटा दिया जाए। यस, वो मरीज जो अभी अपेंडिसाइटिस लेके आया था, जिसको एनपीओ रखा था, सर्जरी नहीं करेंगे क्या? तो ये हम सर्जरी कर रहे हैं, तो दिस इज द अपेंडेक्टमी, अपेंडिक्स को रिमूव करने का सर्जरी अपेंडेक्टमी कहलाता है ना। तो ये अपेंडेक्टमी है, सर्जरी है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडेक्टमी, तो ये अपेंडेक्टमी। नेक्स्ट है क्लाइंट विद एक्यूट अपेंडिसाइटिस डेवलप ए फीवर, अपेंडिसाइटिस का मरीज था, सर्जरी आपने नहीं की, आपको समझ में नहीं आई इमेज, आपने बोला रहने दो सर्जरी नहीं करेंगे, और उसको क्या हो गया, फीवर हो गया, टेकिकार्डिया हो गया और हाइपोटेंशन में चला गया। ये जो असेसमेंट फाइंडिंग है, ये सस्पेक्ट करते हैं कि मरीज का ऑपरेशन नहीं होने की वजह से उसको एक कॉम्प्लिकेशन हो गया। क्या कॉम्प्लिकेशन है जिसमें फीवर, टेकिकार्डिया और हाइपोटेंशन होते हैं? डेफिशिट फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम की कमी हो गई है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, बोवल इस्चीमिया हो गया है, या पेरिटोनाइटिस हो गया है। क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से ये सिम्टम वहां पे डेवलप हुए हैं? अभी हमने पढ़ा एक्यूट अपेंडिसाइटिस के दो कॉम्प्लिकेशन, पीपी, परफोरेशन और पेरिटोनाइटिस। ऑप्शन में परफोरेशन तो नहीं है लेकिन पेरिटोनाइटिस है, और इन्फ्लामेशन में फीवर होता है ना। तो यहाँ पे पेरिटोनाइटिस जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। ये अपेंडिक्स का कॉम्प्लिकेशन है जिसमें फीवर और बाकी के सिम्टम डेवलप होंगे। परफोरेशन पेरिटोनाइटिस के अलावा एप्सिस वहां पे बन सकती है, और जब पेरिटोनाइटिस डेवलप होती है तो मरीज को एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमेन का डिस्टेंशन होता है, टेकिकार्डिया होता है, टेकिपनिया होता है, नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, फीवर होता है और हाइपोटेंशन होता है। तो यहाँ पे पेरिटोनाइटिस की वजह से हाइपोवोल्यूमिया, हाइपोवोल्यूमिक शॉक, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया ये सब डेवलप होंगे। फ्लूइड वॉल्यूम की अगर डेफिशिएंसी है वहां पे, तो उसकी वजह से फीवर नहीं आता है, तो इसलिए ये फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी नहीं है। टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन हो सकता है लेकिन फीवर वहां पे नहीं आता है, फ्लूइड वॉल्यूम की डेफिशिएंसी अगर हो सिर्फ तो। एक और ऑप्शन यहाँ पे है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है, उसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, डिमिंस हो जाती है बोवल साउंड या एब्सेंट हो जाती है, और एब्डोमेन में पेन होता है, जो कि यहाँ पे सिम्टम नहीं दिए हुए, तो इसलिए वो जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो सकता। और एक ऑप्शन दिया हुआ है बोवल इस्चीमिया, तो उसके साइन एंड सिम्टम जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की तरह ही होते हैं, पेन एब्डोमेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और बोवल साउंड का एब्सेंट और डिमिंस और मिनिमाइज हो जाना। तो ए, बी और सी जो है यहाँ पे आंसर नहीं बन सकते। पेरिटोनाइटिस जो है उसके साइन क्वेश्चन में दिए हुए साइन मैच हो रहे हैं, फीवर, टेकिकार्डिया और हाइपोटेंशन, इसलिए आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर फॉर ए क्लाइंट आफ्टर एन अपेंडेक्टमी वुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन। पोस्ट ऑपरेटिव क्या केयर वहां पे दिया जाएगा पेशेंट विद अपेंडेक्टमी, जिसका अपेंडिक्स जो है आपने रिमूव कर दिया है, तो क्या इंपॉर्टेंट केयर रहेगा?
फर्स्ट ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिंग सीड्स बाथ 4 टाइम्स इन ए डे, दिन में 4 बार सीड्स बाथ देंगे। नोटिंग द फर्स्ट बोवल मूवमेंट आफ्टर सर्जरी, के बाद में बोवल मूवमेंट नोट करेंगे। लिमिटेड द क्लाइंट एक्टिविटी टू बाथरूम प्रिविलेज, एक्टिविटी लिमिट करेंगे। और मेजरिंग एब्डोमिनल गर्थ एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे में एब्डोमिनल गर्थ मेजर करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर फॉर ए क्लाइंट आफ्टर एन अपेंडेक्टमी वुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन, कौन सा होना चाहिए? सिर्फ बात 4 टाइम्स इन ए डे बहुत ज्यादा है, इसलिए ये गलत है। नोटिंग द फर्स्ट बोवल मूवमेंट आफ्टर सर्जरी बिल्कुल सही है। असेसमेंट हमेशा ही करेक्ट आंसर बनता है, यहाँ पे भी आंसर बी बनेगा। नोटिंग द क्लाइंट्स फर्स्ट बोवल मूवमेंट आफ्टर सर्जरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इंडिकेट करता है कि नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वहां पे रिटर्न हो गए। सिर्फ बात जो होते हैं वो हमने पढ़ा कि रेक्टल सर्जरी में काम में लेते हैं ज्यादातर, अपेंडेक्टमी में तो लेते ही नहीं है ना। 4 बार क्या काम ही नहीं लेते हैं, क्योंकि हेमरोइड में लिया था, तो यहाँ पे इसको ना लगाएं दिमाग, है ना। ये हेमरोइड नहीं पढ़ रहे, हम अपेंडेक्टमी पढ़ रहे थे, यहाँ सिर्फ बात का कोई रोल ही नहीं है। एम्बुलेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं सर्जरी वाले दिन ही हम, और बाथरूम प्रिविलेंस जो है वो कन्फाइंड नहीं होता है, तो इसलिए आंसर सी भी गलत है यहाँ पे। और लास्ट एब्डोमिनल डिस्टेंशन को मेजर करने का दिया हुआ है, तो एब्डोमिनल साउंड ऑस्कल्टेट करते हैं बोल साउंड को, और पाल्पेट करते हैं उसकी सॉफ्टनेस को, और अगर ऐसा कुछ है तो गर्थ को मेजर करने की जरूरत नहीं है हर 2 घंटे में। अगर ये कंफर्म होता है कि मरीज को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर गर्थ का वहां पे रोल है, लेकिन इस सर्जरी में ये कोई खास रोल नहीं है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, इसलिए ए सी और डी जो है वो करेक्ट आंसर नहीं बन सकते। इसलिए हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे बी, कि हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, बोवल साउंड चेक करेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का पता लगाने। नेक्स्ट, ए क्लाइंट हु हैज एन appendectomy for a perforated appendix returned from surgery with a drain inserted in the incisional site। परफोरेशन हो गया था, सर्जरी हो गई, लेकिन एक ड्रेन वहां पे डाल के मरीज को भेजा है जनरल वार्ड में, सर्जिकल वार्ड में। द नर्स अंडरस्टूड दैट द पर्पज ऑफ द ड्रेन इज टू अकम्प्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग, वो जो ड्रेन डाला है उसका पर्पज क्या है? पहला है प्रोवाइड एसेस फॉर वुंड इरिगेशन, वुंड को इरिगेशन करने के लिए डाला है। प्रमोट ड्रेनेज ऑफ वुंड एक्सुडेट, वुंड के एक्सुडेट को ड्रेन करता है। मिनिमाइज डेवलपमेंट ऑफ स्कार टिश्यू बनते हैं वहां पे। और डिक्रीज पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट, पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट, पेन, इस सब को कम करता है ड्रेन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ड्रेन का बेसिक फंक्शन ही ड्रेनेज है ना। तो ड्रेन का सवाल पूछे और ऑप्शन में ड्रेनेज है, वही जवाब है। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर ड्रेन वहां पे डाला हुआ है तो वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा ड्रेनेज को, वुंड के एक्सुडेट को क्या करता है, ड्रेन। वुंड को इरिगेट करने के लिए हमें पहले फ्लूइड को एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ता है ना, तो ये काम ड्रेन का नहीं है। ड्रेन कोई फ्लूइड अंदर जो एडमिनिस्ट्रेट नहीं करता है, वो सिर्फ ड्रेन करता है ना। तो यहाँ पे आंसर रहेगा कि ड्रेन को प्रमोट करने के लिए इसको काम में लिया जाता है अपेंडिक्स के मरीज के अंदर परफोरेशन के बाद में। ड्रेन को अगर प्रमोट किया एक्सुडेट को, तो वुंड जो है उसकी हीलिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी। ड्रेन जो है वो कभी भी इरिगेशन के पर्पज से यूज नहीं करते। ड्रेन जो होता है वो मिनिमाइज करता है स्कार टिश्यू के फॉर्मेशन को, ये चीज। और एक ऑप्शन है कि पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट जो है उसको मिनिमाइज करता है। तो ये ड्रेन के काम नहीं है कि वुंड जो है उसका स्कार टिश्यू कम से कम मिले और पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट मिनिमाइज हो जाए, ये ड्रेन का काम नहीं है। इसलिए ए सी और डी यहाँ पे गलत है, बी बिल्कुल सही आंसर है कि हम प्रमोट करेंगे ड्रेनेज ऑफ वुंड एक्सुडेट। Again, identify the image which is given below, and this is the image. What it is? It's also a drain, दोनों तरफ लगा हुआ है, और इसको बोलते हैं जैक्सन प्राट ड्रेन। क्या बोलते हैं? जैक्सन प्राट ड्रेन। ड्रेनेज करने के लिए ये भी यूज काम में लिया जाता है। तो ये भी एक तरह का ड्रेन है जो कि काम में लिया जाता है हॉस्पिटल सेटअप के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह की मजेदार एमसीक्यू को आनंद उठाने के लिए जुड़े हुए मेरे यूट्यूब चैनल से। और ये सब करें, इसके अलावा एक काम जरूर करें, इस वीडियो और इस चैनल को उन लोगों तक पहुंचाए जो आप ही की तरह या हम लोगों की तरह ही इस चैनल को और इन तरीके के क्वेश्चन को देखने का नीडी है। और अगर उसको इस तरीके का कंटेंट मिलता है तो शायद वो भगवान का शुक्रिया करेगा, और इनडायरेक्टली वो आपका शुक्रिया करेगा, क्योंकि आपने उसकी इस तरह की कंडीशन के अंदर मदद की। तो ये एक काम जरूर करें और किसी की मुस्कुराहट का कारण बने, करके देखिएगा, अच्छा लगता है। धन्यवाद।